करोड़ में वो जो पैसा, वो जो उत्पादन हुआ है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कितनी भी प्राप्त हुई होगी, मतलब प्रतिशत की, और रेलवे में देखने को मिली -2.17% की। रेलवे में कितने की वृद्धि? नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हम आपके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज़ लेके आए हैं उसका ये पार्ट 2 है या चैप्टर 2 है। ठीक है, आज हमारा राज्य की जो आय है उसके संबंध में इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं किए गए हैं सरकार द्वारा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का चैप्टर 2 है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है राज्य आय। ठीक है, राज्य आय, और जो हमारे राज्य की आय है, ठीक है, राज्य की आय को राज्य आय, ठीक है, राज्य आय को जो भी हमारे राज्य में अर्निंग हो रही है तो तीन क्षेत्रों से कमा रहे हैं हम वो आय, यानी तो प्राथमिक क्षेत्र से आ रही है, यानी तो द्वितीयक क्षेत्र से आ रही है, यानी तो वो आय तृतीयक क्षेत्र से आ रही है। अगर मैं बात करूं प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्रों में किनको किनको शामिल किया जाता है? फसलों को शामिल किया जाता है, पशुपालन को शामिल किया जाता है, ठीक है, वन उद्योग को और शामिल किया जाता है, मछली को, और उद्योग और उत्खनन को शामिल किया जाता है। ठीक है, खनन उत्खनन को शामिल किया जाता है। ये हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आता है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और अन्य उपयोगिताओं की चीज़ें। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र जिसको अपन सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें व्यापार, होटल, जलपान गृह, ठीक है, परिवहन के संबंध में रेलवे, परिवहन, भंडारण और संचार व प्रसारण की सेवा की जो सेवाएं रहती है वो शामिल होती है सर्विस सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र में हम किसको शामिल करते हैं? उद्योग को शामिल करते हैं, उद्योग को शामिल करते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर में हम किसको शामिल करते हैं? कृषि को शामिल करते हैं या एग्रीकल्चर को शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे तो हम ये 5वें पॉइंट को क्या करते हैं? कवर करते हैं। और अगर सिर्फ हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये 4 बिंदु आते हैं। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर की तो फसलें, पशुपालन, ठीक है, वन उद्योग और मछली पालन को बस शामिल किया करूंगा। ठीक है, और अगर इसमें उद्योग और उत्खनन जुड़ गया या खनन उत्खनन जुड़ गया तो क्या बदल जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र की अगर परिभाषा प्राइमरी सेक्टर को परिभाषित करूं तो ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, जो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त होता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो स्लाइड है उससे हमको समझ में आ गया कि हमारे राज्य की जो आय है वो 3 क्षेत्रों से होती है। इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर रहता है उसमें फसलें, पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन, खनन उत्खनन होता है। टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण, विनिर्माण को शामिल किया जाता है, और टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र में सेवा से संबंधित सेवाओं को शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की जो आय है उसको हम जीएसडीपी के रूप में देखते हैं। जैसे कि भैया किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। ठीक है, और अगर मैं इसी परिभाषा को राज्य के परिप्रेक्ष्य में बोलूं कि मेरे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीएसडीपी कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो जीएसडीपी है वो 2 मूल्य में प्राप्त होता है हमको। एक तो ये जीएसडीपी प्राप्त होता है प्रचलित मूल्य में, दूसरा प्राप्त होता है स्थिर मूल्य में। प्रचलित मूल्य, स्थिर मूल्य, दोनों में अंतर को पहले हम समझते हैं। स्थिर मूल्य में हम आधार मानते हैं 2011-12 को, और इसके आधार पे एक मूल्य कैलकुलेट करते हैं। 2011-12 में जो मूल्य चल रहा था उसको हम आधार मानते हैं, और उसी के आधार पे जो रेट निर्धारित होता है वर्तमान का उसको अपन स्थिर मूल्य बोलते हैं। लेकिन प्रचलित मूल्य में हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को ऐड करते जाते हैं। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई की जो दर है वो जब ऐड हो जाती है तो मूल्य बढ़ जाता है। तो मान के चलो ये ऐसे ऐसे मैं 100 मार्कर का उत्पादन किया,
तो अगर इस मार्कर का उत्पादन मैं छत्तीसगढ़ में कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ की मैं जीएसडीपी कैलकुलेट करूँगा, अगर मैं स्थिर मूल्य बोलूँगा तो इस मार्कर का जो रेट 2011-12 के आधार पे था तो वो मूल्य अलग होगा, और जो वर्तमान मूल्य के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो उसको बोलेंगे प्रचलित मूल्य, और स्थिर मूल्य किसको बोलेंगे, 2011-12 के हिसाब से जो इस मार्कर का मूल्य था उसको स्थिर मूल्य बोलते हैं। तो जीएसडीपी का जो आकार है वो दो शेप में होता है, एक तो होता है प्रचलित मूल्य में, दूसरा स्थिर मूल्य में। प्रचलित मूल्य के हिसाब से अभी वर्तमान में हमारा जीएसडीपी का आकार है 5 लाख करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़। ओपी चौधरी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो इसी 5 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ में कन्वर्ट करने का वो योजना बता रहे थे। मतलब वो बोल रहे थे कि हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी क्या बोलते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सिर्फ 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसको हमको 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये विष्णुदेव साय सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। अभी ये मूल्य किसमें है, प्रचलित मूल्य में। स्थिर मूल्य में लगभग 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है हमारी। स्थिर मूल्य के हिसाब से 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है और प्रचलित मूल्य के हिसाब से 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सोर्सेज मैंने देखे जिसमें ये आंकड़े गलत प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, ये आंकड़ों को गलत प्रस्तुत किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 5 लाख करोड़ है और ये 3 लाख करोड़ है। एग्जैक्ट क्या है, 5,05,086 करोड़ रुपए और 5,21,944 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जीएसडीपी की वृद्धि दर की, तो वृद्धि दर कितना है, 8.93% प्रचलित मूल्य में। मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल हम 8.93% ज़्यादा उत्पादन किए हैं, ठीक है, 8.93% ज़्यादा उत्पादन किए हैं। वैसे स्थिर मूल्य में जीएसडीपी का जो शेप की बात कर रहा हूं मैं, तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल का जो जीएसडीपी का शेप है वो 6.56% ज़्यादा है। 6.56% क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि अब अगर मेरे को अपनी अर्थव्यवस्था, ठीक है, अगर इसके बाद अपने को जीएसडीपी में देखो किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर मेरे को आकलन करना है तो उसके विकास की अवधारणा जीएसडीपी से होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उसकी समृद्धि या वृद्धि की, तो उसका आकलन अगर आपको करना है, अगर मेरे को छत्तीसगढ़ की में कितनी समृद्धि है ये पता करना है तो मैं क्या देखूंगा, प्रति व्यक्ति आय। क्या देखूंगा, प्रति व्यक्ति आय। तो इसको अपन पर कैपिटल इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो पर कैपिटल इनकम प्रचलित मूल्य के हिसाब से कितना है अभी हमारा, 1,47,361 रुपए पर एनम, ठीक है। मतलब एवरेज जीएसडीपी के आधार पे अगर जीएसडीपी को हम अपनी पॉपुलेशन में डिवाइड कर दें, जीएसडीपी का जो शेप है जैसे 5 लाख करोड़ है, उसको मैं अगर अपनी जनसंख्या में डिवाइड करूं तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। और वो प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारी, 1,47,361 रुपये, 1,47,361 रुपये। और ये जो 1,47,361 रुपये है वो पिछले साल की अपेक्षा इस साल 7.31% ग्रोथ में है, वृद्धि है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि पर कैपिटल इनकम का वृद्धि दर क्या है, तो क्या है, 7.31%, ठीक है। पर कैपिटल इनकम क्या है प्रचलित मूल्य में, 1,47,361 रुपये, 1,47,361। लेकिन पर कैपिटल इनकम यदि आपसे पूछता है स्थिर मूल्य में, अब स्थिर मूल्य और इस प्रचलित मूल्य में क्या अंतर है, स्थिर मूल्य में और प्रचलित मूल्य में अंतर यह है कि इस मूल्य में अगर मैं इन्फ्लेशन को ऐड कर दूंगा, अगर मैं इन्फ्लेशन को ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रचलित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो स्थिर मूल्य हमारा कितना है, 1,05,973, 1,05,973 पर कैपिटल इनकम है हमारी, किसके हिसाब से, स्थिर मूल्य के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सरकार हमको क्या क्या चीज बताइए। जीएसडीपी का क्षेत्रवार योगदान। अब देखो ये जो अपन देखे हैं इसमें क्षेत्रवार, ठीक है, ये जो अपन देखे हैं कि भैया जो हमारी राज्य आय है, ठीक है, वो कितने क्षेत्रों में बटी है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, मतलब हम देखें कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें फसलों से उत्पादन होने वाली आय है वो भी शामिल है,
पशुपालन से होने वाली आय भी शामिल है, वन उद्योग से होने वाली आय भी शामिल है, मछली पालन से भी शामिल है और खनन उत्खनन से होने वाली आय भी शामिल है। लेकिन इसमें हम बोल रहे हैं कि क्षेत्रवार योगदान किसका ज़्यादा है, क्षेत्रवार योगदान किसका ज़्यादा है जीएसडीपी में। तो जब क्षेत्रवार योगदान की मैं बात करता हूं तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रवार योगदान किसका है। पहले तो हमको ये देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र मतलब जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, मतलब जीएसडीपी का जो शेप है कितना शेप है, 5 लाख करोड़। जीएसडीपी का शेप कितना है, मोटा मोटी 5 लाख करोड़ का शेप है हमारा, ठीक है। अब इस 5 लाख करोड़ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य के हिसाब से 15.32% है और प्रचलित मूल्य के हिसाब से 20.49% है, ठीक है। ये जो जीएसडीपी का जो शेप अपन देखे ना, ये देखो यहां पर देखे क्या, हाँ ये वाला जो अपन यहां पर ये जो शेप देखे हैं इसका कितना है, 5,05,086 करोड़, 5,05,086 करोड़ का जो शेप देखे हैं। तो उस 5,05,086 करोड़ में वो जो पैसा, वो जो उत्पादन हुआ है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कितने मूल्य का हुआ है, 15.32% का जो स्थिर भाव में है और प्रचलित भाव में कितना है, 20.49% का, ठीक है। उसमें अगर उस और द्वितीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो द्वितीय क्षेत्र में स्थिर भाव में हमारा कंट्रीब्यूशन या योगदान कितना है, 53.50% का और प्रचलित मूल्य में कितना योगदान है, 44.69% का, ठीक है। और सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है वो हमारे जीएसडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है प्रचलित मूल्य में 34.82% का और स्थिर मूल्य में 31.19% का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो ये हम जीएसडीपी जो हमारी 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है उसमें हम ये देखें कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में का कंट्रीब्यूशन कितना है स्थिर मूल्य में और प्रचलित मूल्य में। जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र जिसको उद्योग सेक्टर भी बोलते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में, और तृतीय क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर कहलाता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य के हिसाब से। अब हमको ये देखना है कि जो ये जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जैसे जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में से स्थिर मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा स्थिर मूल्य के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 15% का। लेकिन इन 15% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, मतलब स्थिर मूल्य में देखें हम इतने सारे क्षेत्र शामिल है, फसलें वाला क्षेत्र शामिल है, पशुपालन है, वन है, मछली है, खनन उत्खनन है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन पांचों में से कौन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, फसलों का है, ठीक है। देखो जैसे इसमें क्या बताया कि भैया प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, फसल का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्थिर मूल्य के हिसाब से कितना, 8.64%। और प्रचलित मूल्य के हिसाब से भी फसल का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन कितना हो जाता है वो 11.80%। उसी हिसाब से उद्योग या सेकेंडरी सेक्टर में देखें हम स्थिर मूल्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उद्योग में भी जितने सेक्टर हैं, जैसे अपन कितने सेक्टर देखे थे, ये क्यों कौन कौन सकते, देखो निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत है, गैस है और अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विनिर्माण कर रहा है, ठीक है, जो स्थिर मूल्य का कितना है, 21.19% है। और वैसे ही द्वितीय क्षेत्र में अगर प्रचलित मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो प्रचलित मूल्य का कंट्रीब्यूशन देखते हैं अपन 44.69% है। लेकिन इस 44.69% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो निर्माण सेक्टर का है, कितना, 16.33%, ठीक है। वैसी सर्विस सेक्टर का जब अपन देखते हैं तो हम देखें कि पूरे जीएसडीपी में सर्विस सेक्टर को उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो स्थिर मूल्य के हिसाब से, एक तो प्रचलित मूल्य के हिसाब से। स्थिर मूल्य के हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन 31.19% है और प्रचलित मूल्य के हिसाब से 34.82% है। लेकिन ये जो स्थिर मूल्य है, स्थिर मूल्य में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, स्थावर संपदा, ठीक है, जो कितना है 4.91% है।
और प्रचलित मूल्य में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, स्थावर संपदा का, वो कितना है 8.24%। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब यहां अपन क्या देख रहे थे, देखिए सबसे पहली बात कि अपन क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे वृद्धि दर। क्या देख रहे थे, वृद्धि दर। हम ये देखे कि पूरा जो हमारा जीएसडीपी का क्षेत्र है वो पिछले साल की अपेक्षा 8.93% आगे बढ़ा है प्रचलित भाव में, और स्थिर भाव में 6.56% से आगे बढ़ा है। ठीक है, लेकिन सेम ऐसी वृद्धि दर हमको कहाँ मिली होगी, क्षेत्रवार भी प्राप्त हुई होगी। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली होगी। और वृद्धि दर के हिसाब से कौन सा सेक्टर फसल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, फसल का रहा है, पशुपालन का रहा है, वनोद्योग का रहा है, मछली का रहा है, खनन उत्खनन का रहा है। निर्माण में निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस किसका ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ है, और व्यापार के क्षेत्र में कौन से सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ये अपने को देखना है। तो इसमें अपन देख रहे हैं वृद्धि दर। ठीक है, वृद्धि दर जब अपन देख रहे हैं तो देखो क्या बोलता है, स्थिर भाव के हिसाब से वृद्धि दर में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का वृद्धि दर कितना रहा है 3.23%। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा है 7.13%, और सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा है 5.02%। ठीक है, लेकिन जो वृद्धि दर रहा है स्थिर भाव में उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हमको देखने में मिली मछली पालन में। कितने प्रतिशत की वृद्धि, 7.39% की। और सबसे न्यूनतम वृद्धि हमको देखने को मिली वन में, कितना है 1.80%। उद्योग सेक्टर में देखो सबसे ज्यादा निर्माण में और सबसे कम विनिर्माण में। उद्योग में निर्माण क्षेत्र में 9.89% की वृद्धि देखने को मिली, और विनिर्माण में 5.11% की वृद्धि देखने को मिली। सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो परिवहन में हमको वृद्धि देखने को मिली 9.65% की, और रेलवे में देखने को मिली -2.17% की। रेलवे में कितने की वृद्धि देखने को मिली, -2.17 की। वैसी अगर मैं बात करूं प्रचलित मूल्य में, और हमको पता है जब स्थिर मूल्य में इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है, इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्रचलित मूल्य। ये भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रचलित मूल्य में अगर मैं देखूं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ग्रोथ रेट कितना है 9.05% से, लेकिन इस 9.5% का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें देखने को मिला है, पशुपालन में, जो कितना है 12.21%। और सबसे कम ग्रोथ किसमें देखने को मिला है, वनोद्योग में, जो कितना है 3.46%। उद्योग सेक्टर का ग्रोथ ओवरऑल कितना है 8.17%। बट उद्योग सेक्टर के अंदर निर्माण का जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिला है 11.86% का, और विनिर्माण का जो सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट कितना है 4.87%, जो कि न्यूनतम है, मिनिमम है। सर्विस सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना है 8.38% है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है व्यापार, जो कि 11.16% है, और रेलवे कितना है -1.97%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड हमको बता रहा है जीएसडीपी का क्षेत्रवार भागीदारी। ठीक है, देखो ये बहुत क्लिष्ट आंकड़े हैं। ठीक है, उनको मैं कॉलम वाइज आपको आसानतम रूप में लाके प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है, और एक बार देखोगे आपके सारी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2-3 वीडियो के बाद एक एमसीक्यू भी ले आऊँगा 50-60 क्वेश्चन का, उससे आपसे क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहे हैं, भागीदारी जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी। जैसे अपन भागीदारी की बात किए तो यहाँ हम ये देखे थे कि भैया कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितना जीएसडीपी का योगदान है। तो हम ये देखें कि प्राथमिक क्षेत्र 15%, ये 20%, उद्योग सेक्टर का योगदान कितना है, स्थिर भाव में 53% और प्रचलित भाव में 44%, सर्विस सेक्टर का 31.19% और 34.89%। बट अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये भागीदारी जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर्स वाइज कितनी है। मतलब कि अगर ओवरऑल प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना है 15% का है स्थिर भाव में, तो हमको ये देखना है कि भैया 15% में अंदरूनी भागीदारी, मतलब सबसे ज्यादा भागीदारी कौन कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चर
जो है डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर जो है स्थिर मूल्य पे 15% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा भागीदारी कौन कर रहा है? तो वो है फसलें, 8%। पशुपालन सबसे कम भागीदारी कर रहा है, तो कितना है? 1.62%। तो भैया इससे हमको ये पता चलता है कि इसका पशुपालन में हमको काम करना भी और बाकी है, ठीक है। तो उद्योग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है स्थिर मूल्य में? 53.50%। पर विनिर्माण उद्योग सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो विनिर्माण सेक्टर का, वो कितना है? 21.19%। लेकिन सबसे कम किसका है? विद्युत सेक्टर का, जो कितना है? 10.16%। किसमें? फिक्स प्राइस में, मतलब स्थिर भाव में। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसडीपी में? 31.19%। लेकिन स्थावर संपदा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है सर्विस में, और भंडारण का सबसे कम है सर्विस में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं देखूं प्रचलित मूल्य में, प्रचलित मूल्य में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन कितना है? लगभग 20.49%। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा है फसलों का, जो कितना है? 11.80%। क्षेत्रवार के हिसाब से अगर एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, तो न्यूनतम कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? पशुपालन, जो कितना है? 2.43%। उसके बाद है उद्योग, जो कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 44.69%। किस भाव में? प्रचलित मूल्य में। लेकिन उद्योग के अंदर जो विनिर्माण सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, वो कितना है? 16.33%। और सबसे कम किसका है? विद्युत और गैस का सबसे कम है, जो कितना है? 6.97%। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 34.82%। जो लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन किसका है? स्थावर संपदा का, जो कितना है? 8.24%। और न्यूनतम कंट्रीब्यूशन किसका है? भंडारण का, जो कितना है? 0.10%, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 हमारा आज ख़त्म होता है। राज्य की आय, मतलब स्टेट की जो इनकम है उसको इतने भागों में बांटता है, इसे 2, 4, 5 क्वेश्चन इससे पूछता ही है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।